गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, प्रियम्बल होता क्या है? ठीक है, प्रियम्बल में किन किन वर्ड का यूज किया गया है? ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है, ये सब हम लोग आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, और द केस विच इज रिलेटेड टू द प्रियम्बल, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। जो भी केस है, जो प्रसिद्ध केस है जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्रियम्बल को स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक चीज पे ध्यान दें कि आखिर ये प्रियम्बल होता क्या है। ठीक है, प्रियम्बल होता क्या है? तो जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि प्रियम्बल होता क्या है, तो एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप किसी भी बुक को खोलते हो तो सबसे पहले उसके फ्रंट पेज पे उस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इंट्रोडक्शन है। अगर आप एक्चुअली देखो, जो ये प्रियम्बल वर्ड है, ये किससे बना हुआ है? प्रियम्बुलस से। मैं रिपीट कर रहा हूं, किससे बना हुआ? प्रियम्बुलस। PRAEMBULUS, प्रियम्बुलस। ठीक है, जो प्रियम्बल, ये जो वर्ड है वो किससे मिलके बना हुआ है? प्रियम्बुलस से। और इस प्रियम्बुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो प्रियम्बल वर्ड है ये किससे मिलके बना हुआ है? प्रियम्बुलस से। और इसका प्रियम्बुलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो ये प्रियम्बल है वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो तो हम लोग देखते हैं जब किसी भी चीज इंट्रोडक्शन का, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या होगा? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। उसके बाद उसमें और क्या हो सकता है? पर्पस हो सकता है, तो क्यों, क्या जरूरत पड़ी उस बुक को लिखने का, दैट मीन्स द पर्पस। ओके, पर्पस के बाद क्या हो सकती है? फिलॉसफी। ठीक है, उसके अंदर क्या फिलॉसफी है? ठीक है, फिलॉसफी के बाद क्या हो सकता है उसमें? उसका यूज क्या है? यूजेस। यूजेस के बाद आइडिया, देन एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, देन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, देन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो याद रखना, जब किसी भी, मतलब किसी भी बुक को अगर हम लोग लिखते हैं, किसी बुक को हम लोग लिखते हैं, उसमें क्या होता है? कुछ न कुछ उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। उस बुक का लिखने का कुछ न कुछ पर्पस होता है, कुछ न कुछ फिलॉसफी होता है, यूज होता है उसका, आइडिया होता है, एस्पायरेशन होता है, प्रिंसिपल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली जो ये प्रियम्बल है, ये क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ये एक इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या होगा? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब पर्पस क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्यों है उसके बारे में बताया गया होगा। कुछ फिलॉसफी को के बारे में बताया गया होगा, यूज के बारे में बताया गया होगा, आइडिया के बारे में, क्या किस आइडिया के बेस पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, एस्पिरेशन, फ्यूचर क्या हो सकता है मेरा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा, किस प्रिंसिपल पे बेस है ये बुक, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब क्या होता है? बताया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो जो प्रियम्बल है उससे किस चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है? ये सारे चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो जो प्रियम्बल होते हैं वो प्रेम्बुलस शब्द से बना हुआ है। और इस प्रियम्बुलस शब्द का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन से। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो,
जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रियम्बल। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस प्रियम्बल के थ्रू होके गुजरेंगे कि आखिर इस प्रियम्बल में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो शुरुआत कहां से होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमेनी resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens then justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is the preamble of Indian Constitution. अगर हम प्रियम्बल को देखें उसमें यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो हम लोग जो इस प्रियम्बल को पढ़ेंगे इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। और ये 3 पार्ट क्या हो सकता है, जो फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या सोर्स होगा, क्या होगा फर्स्ट पार्ट में सोर्स होगा। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में नेचर होगा, नेचर होगा। और जो थर्ड पार्ट होगा इस प्रियम्बल का, उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब देखो जो ऊपर में देख रहे हो सबसे पहला लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है क्या, ये एक्चुअली में सोर्स है। ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट होगा हमारे स्टडी का, क्या है, सोर्स है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, जब हम लोग कॉलोनियल रूल हुआ करते थे, ठीक है, जब हम लोग कॉलोनियल रूल हुआ करते थे आफ्टर 1857, जब हम लोग क्या कॉलोनियल ब्रिटिश मोनार्कियल के अंदर में हम लोग चले गए। ठीक है, जब हमारे यहाँ क्या हुआ, वाइसराय की पोस्ट आ गई, उसके बाद से हमने क्या देखा, जब भी इंडिया में कोई एक्ट आता था किसके नाम से आता था, वो एक्ट वहां के ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के नाम से आती थी। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन आया उसका सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन जब हम कॉलोनियल रूल में हुआ करते थे 1857, ठीक है, जब हम लोग क्या हुए, डायरेक्ट कॉलोनी बन गए किसका, ब्रिटेन का, तब जो है कोई भी एक्ट आता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोगों ने देखा होगा, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता था उसका सोर्स क्या होता था, उसका जो सोर्स होता था वो क्या होता था, वहां की ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किए, वहां से जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहां से आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, भारत के लोग क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं। ये क्या मेरा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। और जब मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ लूंगा उसके बाद आएगा नेचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर की बात करते हैं, ये वर्ड देखो, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, नेचर होगा, ये सॉरी रिपब्लिक होगा। ये क्या है, नेचर है किसका, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आपसे पूछे कोई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या, ये एक सॉवरेन नेशन है। ठीक है, सॉवरेन है, देन ये क्या, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक के बाद क्या है, रिपब्लिक।
ठीक है, ये सब क्या है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हम ये हर एक वर्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव, आखिर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस। जस्टिस कैसा होगा, सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिकल जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहले क्या है, जो प्राथमिकता दी गई है कैसा जस्टिस के, सोशल जस्टिस को। क्योंकि हम लोग जानते थे कि इंडिया में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, ये सब के बेस पे क्या था, एक डिस्क्रिमिनेशन था। इसलिए सबसे अधिक प्राथमिकता कौन से जस्टिस का दिया गया, सोशल जस्टिस का, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस का, फिर पॉलिटिकल जस्टिस का। ठीक है, और सबसे पहला क्या होगा, जस्टिस होगा, क्या है, ऑब्जेक्टिव है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद लिबर्टी, ठीक है, देन इक्वलिटी, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देन फैटर्निटी। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के बाद क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी के बाद क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी के बाद क्या, फैटर्निटी। फैटर्निटी, ये शब्द वर्ड को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने क्या किया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया। जो पहला पार्ट था वो क्या था, सोर्स। और हमने क्या देखा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन जब हम कॉलोनियल रूल हुआ करते थे 1857 के बाद, ठीक है, जो वी एक्ट इंडिया में आता था उसका सोर्स क्या होता था, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। दैट मीन्स जो महारानी हुआ करती थी क्वीन ब्रिटेन का, वो क्या हुआ करते थे, सोर्स हुआ करते थे। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, इनफोर्स किया, उसके बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है, जो भी प्रावधान है, उसका सोर्स क्या है, द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मींस क्या, देखो आखिर हमारे फ्रीडम फाइटर ने भारत को आजादी दिलाने के लिए खुद को कुर्बान क्यों किए, कहीं ना कहीं उनके मन में एक कल्पना होगा कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने क्या कल्पना किया था, भारत कैसा होना चाहिए, जहां पे जस्टिस हो, कैसा जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक इकोनॉमिक जस्टिस हो, और पॉलिटिकल जस्टिस हो। फिर लिबर्टी हो। ठीक है, लिबर्टी कैसा हो, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, एंड वर्शिप का। ठीक है, और इक्वलिटी कैसा हो, इक्वलिटी हो किसका, स्टेटस का, नो वन इज सुपेरियर, सब क्या है, समान है। ठीक है, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं है बाय देयर बर्थ, ये क्या, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है। फिर अपॉर्चुनिटी का, सबको क्या है, समान अधिकार मिलेंगे, कि, किसमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या, फैटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा कैसा, भाईचारा भी हो, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के डिग्निटी को ठेस पहुंचा के ब्रदरहुड नहीं होगा। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, भाईचारा होगा कैसा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये क्या थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनका एक कल्पना का भारत हुआ करता था। उसी को उन्होंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं इस चीज को अरेंज करता हूं। ठीक है, अब एक एक करके मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले क्या बोला, सोर्स को पढ़ूंगा। किसको पढ़ूंगा, सोर्स को। जब मैं सोर्स की बात किया था तो क्या बोला था, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, पीपुल ऑफ इंडिया, मींस वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब हुई मतलब क्या, हम लोग, कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई एक पर्सन नहीं है सोर्स, कौन है, भारत के लोग क्या है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब हम मोनार्कियल गवर्नमेंट को देखते हैं जहां पे किंग रूल करता है, क्या होता है, सारे रूल एंड रेगुलेशन का सोर्स क्या होता है, वहां के किंग होते हैं। ठीक है, जैसे बिफोर 1857 इंडिया क्या था, एक कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन का। ठीक है, जब हम कॉलोनी हुआ करते थे, हमारे यहाँ जो भी एक्ट आते थे, उस एक्ट का सोर्स क्या हुआ करता था, क्वीन एलि जो वहां की महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन की, वही क्या थी, सोर्स थी। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए, इनएक्ट किए, तो इन इसका सोर्स क्या हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब एक चीज आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज होगा, ठीक है, कि एक्चुअली में जो प्रियम्बल है, ठीक है, जो ये प्रियम्बल है, ये है क्या, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। अगर आप हिस्ट्री देखो प्रियम्बल का, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रियम्बल, जिसको आज आप प्रियम्बल बोल रहे हो, वो क्या था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ठीक है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को कहां पे, ऑन द फ्लोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रस्तुत किए थे। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब एक चीज देखो, 22 जनवरी 1947, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंस कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। तो हम लोग क्या थे, कहीं ना कहीं अंडर द रूल थे, किसके, ब्रिटेन के। जब हम ब्रिटेन के रूल थे, तो फिर यहां पे सोर्स में वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया, यहां क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम द ब्रिटेन। ओके, फ्रॉम द ब्रिटेन, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या थे, कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटेन का। लेकिन हमने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर किसने दिया कि आप ये जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसको दे दो, पीपल ऑफ इंडिया को दे दो। क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंस थे ही नहीं, आजाद तो हुए थे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हो गया, 22 जनवरी 1947 को। तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने पावर दिया, को किसने अधिकार दिया कि आप अपने पीपल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स मानो। नहीं, एक्चुअल में देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इस मीटिंग के चेयरपर्सन कौन थे, टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्पोररी चेयरमैन कौन थे, जो ये फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे वरिष्ठ लोग थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये क्या थे, इस की अध्यक्षता किए थे फर्स्ट मीटिंग के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग के। ठीक है, उसके बाद दूसरा मीटिंग क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता हमारे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 11 दिसंबर 1946 को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अध्यक्षता की, जब दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बुलाई गई। और देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो ये क्या, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसी को एडॉप्ट कर लिया गया था, पास कर दिया गया था, किसको, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और इसी को क्या, प्रियम्बल का रूप दे दिया गया।
इसी को क्या किया गया, प्रियम्बल का रूप दे दिया गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हम लोग इंडिपेंडेंस हुए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 22 जनवरी 1947 को ही वी द पीपुल ऑफ इंडिया को सोर्स मान लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो एक चीज और देखो, डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से जो मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से इलेक्ट होके नहीं आए थे, वो कैसे आए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो फिर इनको पावर कौन देता है कि आप जो भारत के लोग हैं उनको आप पावर दे दो, ठीक है, उसको आप सोर्स मान लो, किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके लिए क्या था, एक एक्ट आया था, वो क्या था, सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आया था, याद रखिएगा, सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ठीक है, जो सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान था वो क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ किसके आधार पे हुआ, सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बेस पे। ठीक है, और इससे भी पहले एक आया था इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, ठीक है, ये क्या किया, 15 अगस्त 1947 को भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया। हम अभी भी रिपब्लिक नहीं हुए थे, अभी भी हम क्या थे, जो हमारा सोर्स था क्या था, अभी भी हमारा सोर्स क्या था, ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। लेकिन हम लोग क्या हुए थे, एक अकॉर्डिंग टू जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, वहां से हमको क्या था, एक डोमिनियन स्टेटस मिल गया था। और इसी डोमिनियन स्टेटस के द्वारा क्या हुआ, एक कैबिनेट मिशन का फॉर्मेशन किया गया, और यही कैबिनेट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो क्या किया, लीगल ऑथोरिटी दिया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, लीगल ऑथोरिटी, लीगल सैंक्शन किसने दिया, तो आपका आंसर क्या हुआ, सेकेंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको सेकेंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 ये क्या देता, अधिकार देता, पावर देता, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। तो इसलिए जब इनको अधिकार मिल गया, और ये अधिकार कहां से मिला होगा, ये अधिकार कहां मिला, उस समय कि जो सोर्स हुआ करते थे लॉ का, वो कौन हुआ करते थे, वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की महारानी। तो उसने क्या किया, अधिकार ट्रांसफर कर दिया, किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, किसके पास, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। किसके थ्रू, सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। और इसी को हम लोग मानते हैं लीगल सैंक्शन, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। ठीक है, यही आधार है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी कानून का जानकार होगा सब मिलकर क्या करेगा, कानून बनाना शुरू कर देगा, नहीं, उसको पावर मिला किसके द्वारा, सेकेंड कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 के द्वारा। और ये कहां से आया था, इसका सोर्स क्या था, ब्रिटेन का पार्लियामेंट। इज इट क्लियर, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब हम लोग सोर्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, सोर्स को पढ़ने के बाद, सोर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्चुअली में ये प्रियम्बल जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, किसके द्वारा, जो 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसको पास कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और इसमें क्या है, हम लोग ने पढ़ा वी द सोर्स ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हमने देखा कि जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहां से पावर मिला, जो आप इंडिया के लोगों को ये अधिकार दे दें
ठीक है, सोर्स मान ले, कहां से आया, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। इज इट क्लियर? और जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया को क्या मिला, एक डोमिनियन स्टेटस मिला, और इसी डोमिनियन स्टेटस के कारण क्या हुआ, इंडिया में एक जो डोमिनियन स्टेटस मिला 15 अगस्त 1947 के दिन, ये किस एक्ट के तहत मिला, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इसी की तरह क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। इज इट क्लियर? और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो क्या थे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग सोर्स में इतना ही पढ़ना था, जब हम सोर्स को पढ़ते हैं, इसको मैं एरेज करता हूं, ठीक है, सोर्स के बाद क्या आता है, हमने बोला था सोर्स के बाद क्या आता है, नेचर, और नेचर में क्या आता है, यहां पे देखो सॉवरेन, सबसे पहले क्या था, सॉवरेन, ठीक है, सॉवरेन, सॉवरेन के बाद क्या है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, उसके बाद क्या है, सेकुलर, सेकुलर के बाद क्या है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक के बाद क्या है, रिपब्लिक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, योर आंसर विल बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे, सॉवरेन का मतलब क्या होता है। अब देखो, एक चीज माइंड में आता होगा, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो दो वर्ड देख रहे हो, ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 के तहत ऐड किया गया, कहां, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, कौन से, सोशलिस्ट, एक्चुअली उसमें 3 वर्ड ऐड किया गया था, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के स्टडी करेंगे। अभी एक एक वर्ड को देखते हैं, सॉवरेन, एक्चुअल में सॉवरेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब हम सॉवरेन की बात करते हैं, तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सपोज करो, जब इंडिया को कॉलोनियल स्टेटस प्राप्त था, ठीक है, बिफोर 15 अगस्त 1947, हम लोग क्या थे, ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करते थे। तो क्या उस समय हम लोग सॉवरेन थे, नहीं, हम लोग सॉवरेन क्या थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि उस समय क्या था, हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी है, कहने का मतलब क्या है, हम लोग इन्फ्लुएंस में थे, हमारा जो पॉलिसी हुआ करता था, हमारा जो लॉ हुआ करता था, वो क्या था, एक बाहरी देश के इन्फ्लुएंस में हुआ करता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जो भी एक्ट इंडिया में आता था, उसका सोर्स क्या होता था, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन का पार्लियामेंट। मींस हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, किस चीज के लिए, किसी भी वर्क या फंक्शन को करने के लिए हम लोग क्या थे, फॉरेन नेशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन नेशन के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो जब हम लोग फॉरेन नेशन के कंट्रोल में थे, क्या हम लोग सॉवरेन थे, नहीं थे। ठीक है, तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, कि अगर उस कंट्री को हम लोग सॉवरेन बोलते हैं जिसका क्या होता है, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट या किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या किसी विदेशी फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस में उसका पॉलिसी ना हो। ठीक है, अभी इंडिया क्या है, यूएनओ का मेंबर तो है, ठीक है, कॉमनवेल्थ का मेंबर तो है, ब्रिक्स का सदस्य तो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है, लेकिन हम लोग क्या है, फ्री हैं कि यूएनए के द्वारा जो भी चीज पास किया जाए, ठीक है, उसको माने या ना माने। ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सपोज करो, इंडिया ने क्या किया, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया। ठीक है, क्या कोई बाहरी कंट्री, फॉरेन नेशन हमको रोक पाया इस आर्टिकल 370 को रिमूव करने से, नहीं, क्योंकि हम क्या, एक सॉवरेन नेशन है, हम फ्री हैं अपना एक्शन खुद लेने के लिए। ठीक है, तो सॉवरेन शब्द का समझ में आया, कि सॉवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है, वह नेशन जिसका क्या हो, वह नेशन जो किसी विदेशी या फॉरेन इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन
के इन्फ्लुएंस में जिसका पॉलिसी नहीं बनता हो। और इंडिया क्या है, जो पॉलिसी है वो किसी फॉरेन यूएनओ यूएनओ क्या है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे। क्या हम यूएनए के इन्फ्लुएंस में कोई पॉलिसी बनाते हैं? नहीं। क्या हम यूएसए के इन्फ्लुएंस में अपना कोई पॉलिसी बनाते हैं? नहीं। क्या हम चाइना के इन्फ्लुएंस में अपना कोई पॉलिसी बनाते हैं? नहीं। जब भी हमारे गवर्नमेंट को, हमारे पार्लियामेंट को जो मन करता है अपना एक्ट बना लेता है। जैसे हम लोग क्या किया, 370 को रिमूव कर दिया, आर्टिकल 370 को। बहुत से कंट्री इसके अगेंस्ट में थे कि आप 370 को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हमने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम एक सॉवरेन नेशन है, ठीक है। हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं थे, नहीं है। हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमारा पॉलिसी मेकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इंडिया एक सॉवरेन नेशन है। इज इट क्लियर? सॉवरेन के बाद क्या, सोशलिस्ट। देखो अब यहां से देखो ये क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इंडियन हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया, ठीक है। सोशलिस्ट मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा। जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो सोशलिस्ट क्या होता है? क्या ये कार्ल मार्क्स वाला सोशलिस्ट है? नहीं। या लेनिन वाला कम्युनिस्ट है? नहीं। हम लोग सोशलिस्ट की बात करते हैं, जो हमारा सोशलिस्ट है वो गांधीयन सोशलिस्ट है। और गांधीयन सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं। कैसी इक्वलिटी की बात करते हैं? जैसे देखो, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अगर हम लोग मार्क्स के सोशलिस्ट को पढ़ते हैं, वहां क्या होता है, रिसोर्सेज का इक्वल डिवीजन की बात करता है। और रिसोर्सेज का इक्वल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि मान लो मुकेश अंबानी और हम दोनों क्या, दोनों के पास इक्वल रिसोर्सेज हैं। क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, गांधीयन सोशलिस्ट की बात करते हैं। और गांधीयन सोशलिस्ट का बेस क्या है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक केस भी है। वो केस क्या है, समता भरते वर्सेस समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एक केस है, इसको याद रखिएगा, फेमस केस है, जिसने क्या किया, इंडियन सोशलिस्ट को डिफाइन किया कि इंडिया में कैसा सोशलिस्ट है। अब एक चीज देखो कि जो इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहां पे जो सोशलिस्ट वर्ड को एक्चुअली पूरे डिफाइन करके ऐड कर दिया था, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ इंडियन सोशलिस्ट। लेकिन मैडम इंदिरा गांधी ने इसको पॉलिटिकल इशू के लिए बस ऐड किया, ठीक है। तो देखो इस इंडियन सोशलिस्ट को, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के जजमेंट में इस सोशलिस्ट वर्ड को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि जो इंडियन सोशलिस्ट है, जो इंडियन सोशलिस्ट है, ये क्या है, बेस है। किस पे बेस है? बेस ऑन सोशल एंड सोशल एंड सोशल सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी पे, पॉलिटिकल इक्वलिटी पे, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जब आप देखोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बेस क्या है, कहीं ना कहीं समान स्टेटस को प्रदान करना। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक, ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, वहां पे क्या है, सोशल इक्वलिटी की बात की गई है, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात की गई है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की गई है। और ये सब इक्वलिटी कैसे एस्टेब्लिश की जाएगी, बाय बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मींस। लेकिन कार्ल मार्क्स या लेनिन का जो
सोशलिस्ट था वो क्या बोलता था कि रिसोर्सेज पे मेजोरिटी का अधिकार होगा। कैसे? बाय हुक्स एंड क्रुक्स। लेकिन इंडियन सोशलिस्ट क्या बोलता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कब? समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में। कैसे? कि हमारे यहां जो सोशलिस्ट है वो किसके बेस पे है? बेस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। एंड हाउ वी विल अचीव दिस इक्वलिटी? हम इस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी को कैसे अचीव करेंगे? बाय कॉन्स्टिट्यूशन मींस। इसलिए हमने क्या किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे स्टेट को डायरेक्ट करती है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं तो आपकी पॉलिसी बनाते समय इन इन इन, इन बातों का ध्यान रखें। तो उसमें क्या किए हमने ने? जो निर्देश दिया क्या इस गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कानून बनाए जो सोशल इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करे, आप ऐसा लॉ बनाए जो इकोनॉमिकल इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करे, आप ऐसा लॉ बनाए जो पॉलिटिकल इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करे। ठीक है, तो ये है इंडियन सोशलिस्ट का डिफिनेशन। यही क्या? गांधीयन सोशलिस्ट है। हम लोग कार्ल मार्क्स या लेनिन के कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट के विचारधारा का समर्थक नहीं है, क्योंकि उसका क्या निगेटिव नेचर है। वो क्या कहता है? रिसोर्सेज पे मेजोरिटी का कंट्रोल होगा। मींस जो रिसोर्सेस है वो क्या होगा? इक्वल डिवाइडेड होगा उसके सिटीजन के बीच में। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? हाँ, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मींस से होगा। इज इट क्लियर? तो इससे रिलेटेड कौन सा केस है? समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड इन समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट है इंडियन सोशलिस्ट को डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया। ओके, इज इट क्लियर? क्या मैं इस स्क्रीन को इरेज कर दूं? ठीक है, ओके। देखो उसके बाद देखो सोशलिस्ट के बाद क्या? सेकुलर वर्ड है। अब देखो सेकुलर वर्ड भी क्या है? हमारे ओरिजिनल प्रियम्बर में एडेड नहीं था। यह भी क्या हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, अब बताओ क्या हमारे प्रियम्बल में कहीं पे सेकुलर शब्द का नहीं बात करेगा? एक्चुअली जब तुम सेकुलर की बात करते हो तो होता है धर्म पंथ निरपेक्ष, और इस सेकुलर शब्द क्या? एक वेस्टर्न वर्ड है, वेस्टर्न वर्ड है। और इस सेकुलर जो वेस्टर्न वर्ड में क्या होता है? सेकुलर शब्द का मीनिंग होता है जो स्टेट है और जो रिलीजन है दोनों के बीच में क्या? डाइवोर्स है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, स्टेट आपने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था? कहीं ना कहीं रिलीजन जो चर्च हुआ करता था वो क्या था? पॉलिसी को कंट्रोल करता था नहीं। और क्या था? चर्च के लोग क्या था? स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, यहां तक कि टैक्स भी वसूला करता था, जिसको हम लोग तिथिस बोलते थे। तिथिस क्या था? एक प्रकार का टैक्स था जो क्या होता? फ्रांस में क्या होता था? बिफोर 1789 कौन वसूला करता था? चर्च वसूला करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या था? स्टेट के ऊपर रिलीजन का कंट्रोल हुआ करता था। तो वेस्टर्न में क्या एक नया कॉन्सेप्ट आया सेकुलरिज्म का, और इसमें क्या क्या इसने क्या बोला कि रिलीजन और स्टेट में डाइवोर्स है, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, इतना ही नहीं, ये क्या निगेटिव सेकुलरिज्म की बात करती है। मतलब क्या? स्टेट का कोई अपना सेकुलरिज्म होगा ही नहीं। अगर आप फ्रेंच को देखो, फ्रेंच में आप पब्लिकली किसी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अगर आप पहले यूएसए को देखो, यूएसए में यहां तक आप रिलीजन को प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या है? हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रोपगेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो क्या? पॉजिटिव इन नेचर है। क्या है? पॉजिटिव इन नेचर है। अब कैसे पॉजिटिव इन नेचर है? तो इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध केस है, और वो कौन सा केस है? उस केस का नाम है अरुणा रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में क्या हो? सुप्रीम कोर्ट क्या किया? इंडियन सेकुलरिज्म को डिफाइन किया। और कैसे डिफाइन किया कि, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? वी हैव पॉजिटिव सेकुलरिज्म। हम लोग के पास कैसा सेकुलरिज्म है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है?
जो ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है ये किसके बेस पे है? इट इज बेस्ड ऑन कॉम्युनल हार्मोनी। ये किसके बेस पे है? कॉम्युनल हार्मोनी के बेस पे है। ठीक है, तो इन द अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया वर्ड सेक्युलरिज्म को। कैसे? बोला इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है क्या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है किसके बेस पे है? कॉम्युनल हार्मोनी के बेस पे है। मींस जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडिया का स्टेट है, वो एवरी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगा, इक्वल रिस्पेक्ट देगा। और इंडियन सिटीजन को क्या ये अधिकार है, वो प्रोपगेट भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं अपने रिलीजन को। ठीक है, तो इसलिए जो इंडियन ये जो सेकुलरिज्म क्या है, हम बोल सकते हैं गांधीयन बेस पे है, सर्वधर्म संभाव के बेस पे है, ना कि पंथ निरपेक्ष के बेस पे है। हम लोग क्या सर्वधर्म को समान ट्रीट करते हैं, ये हमारा सेकुलरिज्म है। इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, इन द आई ऑफ द स्टेट, ऑल रिलीजन आर इक्वल। दैट इज द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव सेकुलरिज्म। हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, नास्तिक नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा स्टेट है, वो नास्तिक नहीं है। हाँ, लेकिन इन द आई ऑफ द स्टेट, इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, ऑल रिलीजन आर इक्वल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। और ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म किसके बेस पे है? ऑन द बेस ऑफ कम्युनल हार्मोनी। ठीक है, इसलिए आज देखते हो इंडिया में क्या है, हर एक रिलीजन एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सब क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि हमारे प्रियम्बल में ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात की गई है। इज इट ओके? तो याद रखना कि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट किस केस में डिफाइन किया था? अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या बोला था कि इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, दैट मींस गांधीयन सेक्युलरिज्म है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है। और ये किसके पे बेस है? बेस्ड ऑन द कॉम्युनल हार्मोनी के ऊपर बेस है। इज इट क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इस चीज को जानने के बाद हम लोग बात करते हैं रिपब्लिक का। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। मीन्स हम लोग क्या मिला था, हम लोग रिपब्लिक नहीं हुए थे 15 अगस्त 1947 को। हमने क्या किया था इस दिन? डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस मिला था हम लोग को। लेकिन हम लोग आजाद कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या होता, हमको रिपब्लिक बनाया गया था। मीन्स रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या हेड ऑफ स्टेट है, जिसको लोग नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जो इंडिया में हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन के मेथड से इलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के मेथड से इलेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता है। तो जो जिस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट क्या हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता हो, जिस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट क्या हो, हिरार्कियल नेचर का ना हो। मींस जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या हो, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से इलेक्ट होता हो। ठीक है, कोई भी कॉमन पीपल क्या हो, हेड ऑफ स्टेट बन सकता हो। तो जब वैसा सिस्टम हो उसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन का एग्जांपल देखो, ब्रिटेन में क्या है, जो ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट है कौन है? वहां की महारानी हुआ करती है, एलिजाबेथ। ठीक है, क्या एलिजाबेथ वहां की इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है? नो, वो क्या है, हेरार्कियल नेचर से आती है। मींस डायरेक्टियल सिस्टम से जो हेड ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है भरा जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या, जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो क्या है, इलेक्टेड पोस्ट है। मींस जो क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो इसलिए इंडिया क्या रिपब्लिक नेशन है, और ब्रिटेन क्या रिपब्लिक नेशन नहीं है, क्योंकि वहां का हेड ऑफ स्टेट क्या है, डायरकी नेचर का है। जो हेड ऑफ स्टेट का पोस्ट है क्या, डायरकी नेचर का। और इंडिया में हेड ऑफ स्टेट का पोस्ट क्या है, हेरार्कियल नेचर का है। इज इट क्लियर?
यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एक चीज छूट गया, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक वर्ड देखो, इसका बहुत भास्ट डेफिनेशन है। अगर आप अब्राहम लिंकन के डेफिनेशन से जाओ तो सिंपली क्या बोलता है? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट के बोलते हैं जहां पे क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब एक चीज देखना सको, अगर हम लोग, ये भी क्या एक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का? लोगों के द्वारा जहां पे शासन हो। कहीं कहीं बुक में देखोगे जो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है क्या कहता है? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक नेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जहां पर क्या हो, फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। अब देखो, चाइना का नाम सुना होगा, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, अब चाइना चाइना भी क्लेम करता है कि हमारे यहां फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होता है, तो हम भी डेमोक्रेटिक नेशन हैं। लेकिन जरा सोचो, चाइना डेमोक्रेटिक नेशन है, वहां पर भी क्या होता है? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होता है, लेकिन वहां पे क्या, वन पार्टी सिस्टम है। तो चाइना क्या बोला? कहीं पर भी डेमोक्रेटिक की डिफिनीशन में ये नहीं लिखा हुआ कि वन पार्टी सिस्टम हो या टू पार्टी सिस्टम हो। सिर्फ क्या है, यहाँ पे क्या हो? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन हो, जो मेरे यहाँ होता है, तो हम भी क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी का अलग अलग डिफिनेशन होता है, अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी होता है। कोई सिंगल पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी हो सकता है, कोई मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया क्या है? एक एग्जांपल है मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब देखो, अफ्रीका चले जाओ, वहां पे क्या है? डिक्टेटरशिप होते हैं। वहां पे क्या बोलेगा कि यहां पे क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी है, ठीक है, रेगुलर इलेक्शन भी होता है। तो क्या हम भी डेमोक्रेटिक हैं? लेकिन एक चीज देखो, वहां पे क्या होता है? जहां पे डिक्टेटरशिप है, क्या होता है? बंदूक के नोक पे वहां के सिटीजन से जो रूलिंग डिक्टेटर होता है उसके पक्ष में वोटिंग कराया जाता है। क्या मैं उसको डेमोक्रेसी बोलूंगा? इसलिए क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफिनीशन आपको मिलेगा डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब्राहम लिंकन का भी डिफिनीशन मिलेगा, और ये भी बोल सकते हैं फ्री एंड फेयर और रेगुलर इलेक्शन, और बोल सकते हैं जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम हो। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड में बोल सकते हैं, जहां की गवर्नमेंट क्या हो? अकाउंटेबल हो। किसके टुवार्ड्स? टुवार्ड्स इस सिटीजन, उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? जहां की गवर्नमेंट क्या हो? आंसरेबल हो। किसके प्रति? अपने प्रजा के प्रति, अपने नागरिक के प्रति, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डेमोक्रेसी बोल देंगे। इस फ्री फेयर इतना डिफिनेशन, अगर इस डिफिनेशन को आप मानते हो तो हर कंट्री क्लेम करता है कि हम क्या है? डेमोक्रेटिक नेशन है। लेकिन आपको सोचना होगा कि क्या सिंगल पार्टी सिस्टम हो और फ्री एंड फेयर रेगुलर इलेक्शन हो, पीपल के पास कोई चॉइस ना हो, तो क्या मैं उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? आप चेस खेलो, आप लूडो खेलो, और क्या हो? दोनों साइड आप ही खुद बैठा हो और आप ही अपने आप को विनर घोषित कर दो। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसलिए जो डेमोक्रेटिक वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जहां की गवर्नमेंट, जहां का स्टेट क्या हो? अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। किसके प्रति? टुवार्ड्स इट्स सिटीजन, अपने नागरिक के प्रति। इज इट क्लियर? अब एक चीज देखो, जब मैंने आपको रिपब्लिक शब्द बताया था, ठीक है, तो रिपब्लिक शब्द का सिंपल एक मीनिंग और कर सकते हो। मैंने क्या बोला? हेड ऑफ स्टेट क्या हो? इलेक्टेड होना चाहिए, तभी उस नेशन को हम लोग रिपब्लिक बोलेंगे। ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? हेरार्कियल नेचर के हैं, डायरकी नेचर के हैं। मीन्स क्या, वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है, इसलिए हम लोग ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं बोलते हैं। इसको सिंपली एक शब्द में बोल सकते हो, जहां पे जो भी पब्लिक पोस्ट है, चाहे हेड ऑफ स्टेट का हो, चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, सब क्या हो? इलेक्टेड हो।
इलेक्टेड हो मींस क्या, जो भी पब्लिक पोस्ट है वो क्या है, ऑल सिटीजन के द्वारा उस पोस्ट पे पहुंचा जा सकता हो, तो उस नेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक नेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि जब हम लोग, जो नेचर कैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉवरेन है। हम लोगों ने सॉवरेन शब्द को देखा क्या मीनिंग होता है, सोशलिस्ट को भी देखा, सेकुलर को भी देखा, डेमोक्रेटिक को भी देखा, रिपब्लिक को भी देखा। तो रिपब्लिक किसको बोलेंगे, जो भी इलेक्टेड, जो भी पब्लिक पोस्ट हो उस पे अगर कॉमन नागरिक, वहां का एक आम नागरिक अगर वहां तक पहुंच जाता है, तो उस कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपब्लिक कंट्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे रामनाथ कोविंद एक गरीब घर का, एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं और आज क्या है, भारत के हेड ऑफ स्टेट हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या है, एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं और क्या है, आज क्या है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। मीन्स जो भी पब्लिक पोस्ट है वो क्या है, जो कॉमन पीपुल है वो भी वहां तक पहुंच सकता है, इसलिए इंडिया क्या है, रिपब्लिक नेशन है। लेकिन ब्रिटेन देखो, क्या ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट कोई आम नागरिक वहां का बन सकता नहीं, क्योंकि वो क्या है, हेरार्कियल इन नेचर है। ठीक है, जो उस डायनेस्टी से आएगा वही क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। इज इट क्लियर? इसलिए ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक नेशन। ठीक है, इसको एरेज कर दो। ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ा, सोर्स को भी देखा, नेचर को भी देखा, अब हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पीएम देखो, जस्टिस। जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी, लिबर्टी किसका होना चाहिए, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का। अब देखो, लिबर्टी का भी दो सेंस ले सकते हो, क्या, एक पॉजिटिव लिबर्टी होता है, एक निगेटिव लिबर्टी होता है। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है, आपको जो मन है, आपको हर चीज करने की फ्रीडम है। लिबर्टी का मतलब क्या, आपको फ्रीडम है, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन जब हम इंडियन लिबर्टी की बात करते हैं, तो ये लिबर्टी मॉन्टेस्क्यू, जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो एक फिलोसफर हुआ करते थे फ्रेंच में, कौन, मॉन्टेस्क्यू। उसने इस लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया, फ्रीडम, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, एनीथिंग, ओके, which allowed by the law। ठीक है, हमको क्या पर्सनल लिबर्टी मिला, आर्टिकल 21 देखा होगा, ये लाइफ टू लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21। ठीक है, तो देखो लिबर्टी कैसा, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का। और लिबर्टी को क्या बोल सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर हुआ करते थे, उन्होंने एग्जैक्ट डिफाइन किया, फ्रीडम टू डू एनीथिंग which allowed by the law। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, पॉजिटिव लिबर्टी भी होगा, नेगेटिव लिबर्टी भी होगा। अब मैं बोल सकता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई लिबर्टी की, लेकिन अभी देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी क्या कोरोना वायरस का समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और अनाउंसमेंट किए कि लॉकडाउन का, कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। अब क्या होगा, कोई बोला कि नहीं मैं घर से बाहर निकल सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी की बात की गई है। ठीक है, लेकिन याद रखो ये कैसी लिबर्टी की बात की गई है, जो अलाउड हो लॉ के द्वारा। और अगर मैं बाहर निकलता हूं क्या होगा, हम कहीं ना कहीं दूसरे के, इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के समय में, अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, अगर हम लॉकडाउन को तोड़ते हैं, तो क्या होता है, हम दूसरे के लाइफ को अफेक्ट करते हैं। मीन्स ये अधिकार हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं देता है कि हम दूसरे के अधिकार को हरास करें, अफेक्ट करें। तो इसलिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट है आपकी लिबर्टी को कर्टेल कर सकती है, किसके, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से।
संवैधानिक तरीका से क्या करेगी गवर्नमेंट, आपके लिबर्टी को कर्टेल कर सकती है। और हमने देखा कोरोना वायरस के समय में लॉकडाउन किया गया, ये क्या था, हमारे लिबर्टी को कर्टेल किया गया, लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मींस। ठीक है, और लिबर्टी का मतलब भी होता है फ्रीडम टू डू एनीथिंग व्हिच अलाउड बाय लॉ। यही क्या है, मॉन्टेस्क्यू का फिलॉसफी है, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर हुआ करते थे। ठीक है, एक्सप्रेशन, हम लोग कुछ फ्रीडम है किसी एक्सप्रेशन का। अब देखो एक्सप्रेशन का भी मतलब क्या है, जो मन है वो बोल दो, नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन करो कि किसी दूसरे का क्या हो, उसकी डिग्निटी को ठेस ना पहुंचे। दूसरे के डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपना एक्सप्रेशन करने का अधिकार है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब देखो यहां पे बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ये तीनों वर्ड का हमारे प्रियम्बल में ही, ऑब्जेक्टिव में ही डाला गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, सेकुलर शब्द ऐड किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका मतलब क्या, फ्री फ्री बिलीव, फेथ एंड वर्शिप का। हम फ्री हैं, हम अपने बिलीफ के लिए, फेथ के लिए, वर्शिप के लिए। यही तो है गांधीयन सेकुलरिज्म। ठीक है, देन दूसरा, लिबर्टी के बाद क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी किसका, स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का। हमने पढ़ा था कि हम लोग क्या है, सोशलिस्ट भी ऐड किए। एक्चुअली यहां पर ही तो आ गया इक्वलिटी की बात, जो इंडियन एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, इक्वलिटी आ गई। फिर भी हमने क्या किया, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे बहुत बड़े दूरदर्शी थे, क्योंकि अगर वो सोशलिस्ट वर्ड को ऐड करते तो उसका मतलब क्या होता, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ड है, जहां पे क्या होता था, मार्क्स का सोशलिज्म या लेनिन का कम्युनलिज्म के बारे में बात होती, जहां पे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते। लेकिन हमारा सोशलिज्म वैसा नहीं है। हमारा सोशलिज्म कैसा है, जो कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इज इट ओके? देन फैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी। फैटर्निटी मींस क्या होता है, भाईचारा। ठीक है, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो हम लोग देखो आर्टिकल 1, देखो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या लिखा हुआ आर्टिकल 1 में, कैन एनीवन टेल मी? इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों लिखा गया, कहीं ना कहीं फैटर्निटी शब्द को, यहां देखते हो क्या लिखा, फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इसलिए हमारा क्या हो, भारत का यूनिटी बना रहो, इसलिए हमने आर्टिकल 1 में क्या किया, एश्योर किया, किस चीज का, कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसलिए हमने क्या किया, सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट किया, हमने सिंगल सिटीजनशिप को एडॉप्ट किया, जिससे क्या हो, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट एरिया में रहने वाले लोग क्या हो, सब में क्या हो, भाईचारा हो। और ये भाईचारा क्यों जरूरी है, बिकॉज फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए। ठीक है, लेकिन यूएसओ को देखो, यूएसओ में क्या है, यूएसओ में है क्या, अगर हम लोग यूएसए की बात करते हैं, अगर हम लोग क्लास 9 में, क्लास 9 या 10 में एनसीईआरटी में जब डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, तो वहां पे दो टाइप के डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, एक होल्डिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, होल्डिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, दूसरा कमिंग कमिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, एग्जांपल है किसका, होल्डिंग टुवर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया इंडिया ने क्या किया, अपने पावर को हरे अलग अलग स्टेट के बीच में शेयर किया। पावर का सेंट्रलाइजेशन कहां था, सेंटर में इंडिया के पास था। उसने क्या किया, अपने वर्क को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या किया, अपने पावर को शेयर किया, किसके बीच में, स्टेट के बीच में, पंचायती राज सिस्टम के, पंचायत के बीच में। ठीक है, लेकिन तो ऐसे डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी।
कमिंग टुवर्ड डेमोक्रेसी का एग्जांपल क्या है? यूएसए। जब हम यूएसए को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जो 50 स्टेट हैं वो क्या है, एक साथ मिलके क्या किए, एक वाटर टाइट कॉम्पैक्ट किए और फिर क्या किए, एक नेशन का फॉर्मेशन किए। जो 50 नेशन है, जो 50 स्टेट है यूएसए, क्या किया, अपना अपना थोड़ा बहुत अधिकार क्या किया, एक साथ देके और एक यूएसए का फॉर्मेशन किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इसलिए यूएसए क्या है, एक कमिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी है। वहां क्या है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में वाटर टाइट कॉम्पैक्ट है। और इंडिया में क्या है, स्टेट और सेंटर के बीच में क्या है, एक कोऑपरेटिव रिलेशन है। ठीक है, और कोऑपरेटिव रिलेशन होते हुए भी क्या है, कहीं ना कहीं इंडिया क्या है, जो सेंटर वो डोमिनेट करता है, बड़ा भाई का रोल प्ले करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, लेकिन किसके साथ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के साथ। ठीक है, अब देखो यहां तक कोई दिक्कत? ओके, shall I erase this? After that, in our constituent assembly, the 26th day of November 1949, we hereby means the constituent assembly adopt, enact and give themselves this constitution. ठीक है, हमने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब दिया, 26 नवंबर 1949 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रियम्बल का जो एडॉप्शन है, इनएक्ट है, ये कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और कुछ आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 से लागू नहीं हुआ। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब से, इसलिए हम कभी नहीं बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को इनफोर्स हुआ, नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या किए, ओथ लिए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और हम लोग क्या बन गए, रिपब्लिक नेशन हो गए। ठीक है, हमने क्या किया, जो वाइसराय था, जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, उसको बाय बाय कर दिया, और हमने क्या किया, एडॉप्ट किया किसको, एक प्रेसिडेंट को, और वो प्रेसिडेंट क्या थे, इलेक्टेड थे। इट्स ओके। तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। उसी दिन हमने क्या किया, इसको एडॉप्ट किया, इनएक्ट किया, ठीक है, लेकिन इसको इनफोर्स नहीं किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हम कॉन्स्टिट्यूशन को इनफोर्स कब किए, 26 जनवरी 1950 को। इट्स ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या था, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिक्कत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक समस्या उत्पन्न होती है, एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये प्रियम्बल, क्या ये जो प्रियम्बल है, PREAMBLA, क्या ये जो प्रियम्बल है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, क्या विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 हम प्रियम्बल को प्रियम्बल को अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कब पास, 1976, मैडम इंदिरा गांधी के समय हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड को ऐड किया गया था। वो वर्ड क्या था, वो वर्ड था, कहां पे है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी कहां पे है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इस 3 वर्ड को, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को हमने क्या किया, 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने क्या किया, इस प्रियम्बल में ऐड किया। मींस हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, किस आर्टिकल के हेल्प से, आर्टिकल 368 के तहत। तो क्या हम ये कर सकते हैं,
ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इससे पहले एक बहुत फेमस केस है। ठीक है, एक बहुत फेमस केस है, और उस केस का क्या नाम है? बेरुबली केस। बेरुबली केस कब का है? 1960 का। एक्चुअली देखो, ये कोई बेरुबली केस नहीं है, ये क्या था, कुछ क्या होता, एक्सचेंज हुआ था। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बेरुबली क्या है? एक आइसलैंड है। ठीक है, ये क्या था, भूल से बाय मिस्टेक ये इंडिया के पास रह गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको क्या करता था पाकिस्तान, बार बार क्लेम करता था। तो क्या हुआ, एक नेहरू मून एग्रीमेंट हुआ, और नेहरू मून एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ, ये जो बेरुबली आइलैंड है, इसको क्या कर दिया गया, उस समय की गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया, जो उस समय का क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, उसको दे दिया गया था। अब क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ने क्या किया, आर्टिकल 143 का हेल्प लिया। और आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिए, क्या हम इंडिया के किसी पार्ट को किसी और नेशन को दे सकते हैं क्या? ठीक है, और यही केस को बोला जाता है बेरुबली केस 1960। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, जो इसका जो जजमेंट है, उस जजमेंट में क्या हुआ कि देखो, और इसी कारण इसका जो जजमेंट है, ठीक है, किसका, बेरुबली केस 1960 का, ये जजमेंट क्या बोलता है, ये जजमेंट बोलता है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखना, बेरुबली केस क्या हुआ, एक्चुअली हम लोग इसको केस बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, एक कोर्ट के द्वारा जो एडवाइस दिया गया था, किसको, प्रेसिडेंट को। एक्चुअली क्या था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसने आर्टिकल 143 का हेल्प लिया, और उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा कि क्या हम अपने देश के किसी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एक्चुअल में देखो, यहां पे सुप्रीम कोर्ट से एक मिस्टेक हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा, यहां पे क्या सोच के जो है इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताया। लेकिन जबकि सच्चाई क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग पार्ट जिस मेथड से, जिस स्टेप से हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उसी तरह हम लोगों ने क्या किया था, इस प्रेम्बल को भी अडॉप्ट किया था। जब दोनों का अडॉप्ट करने का तरीका सेम है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कैसे नहीं है? तो इसी चीज को क्या हुआ, केशवानंद भारती केस। ठीक है, कौन सा, केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। इस केस में क्या हुआ, 24 अप्रैल को एक 13 बेंच जज ने एक जजमेंट दिया, और उसने क्या किया, अपने पुराने बेरुबली केस में जो बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसके अपने फैसले को पलटता है, और क्या बोलता है, यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज ये पार्ट क्यों है, बिकॉज इट इज द मोशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने बेरुबली केस को 1960 वाले केस के जजमेंट को पलट दिया, और क्या बोला कि नहीं, प्रियम्बल क्या है, पार्ट है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इज इट क्लियर? और पार्ट क्यों है, क्योंकि ये मोशन है,
ये एक मोशन था जो कि एडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसलिए ये क्या है, पार्ट है किसका, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक है LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इस LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ, वो केशवानंद भारती केस के जजमेंट से भी एक स्टेप आगे बढ़ गया और क्या बोला कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है प्रियम्बल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड 3 जजमेंट को पढ़ा। कौन कौन सा, एक बेरूबली केस 1960, इसमें क्या बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या है, भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है। उसके बाद 24 अप्रैल 1973 को एक बहुत बड़ी बेंच जो कि केशवानंद भारती केस में क्या अपना जजमेंट दिया, उसने क्या किया, अपने प्रीवियस जजमेंट को पलट दिया और क्या बोला कि यस, preamble is the part of constitution because it is the motion adopted by the constituent assembly। क्या बोला कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या है, भारतीय संविधान का अंग है। अंग क्यों है, क्योंकि ये क्या, एक मोशन है जो कि अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इसलिए ये क्या है, एक पार्ट है। फिर क्या आया, एक LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया और LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बोला गया कि वो केशवानंद भारती केस से के जजमेंट से एक स्टेप और आगे मूव किया और क्या बोला कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के किसी भी सेक्शन को अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन क्या हो, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, तो जो यहां पे वर्ड ऐड किया गया सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, एक्चुअली ये क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इनडायरेक्ट रूप से रिटन था। कैसे, अगर मैं बात करता हूं किस चीज का, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का, ये क्या है, इंडियन सोशलिस्ट को ही तो डिफाइन करता है, गांधीयन सोशलिस्ट को ही तो डिफाइन करता है। तो क्या सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई अफेक्ट हुआ, नहीं हुआ, इसलिए सोशलिस्ट वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया। अब देखो ये सेकुलरिज्म है, हमने तो बात ही किया किस चीज का, फ्रेटर्निटी, किस चीज का, सॉरी इक्वली, यहां पे हाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, ये क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सेकुलरिज्म भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए सेकुलरिज्म भी रहा। इंटीग्रिटी, अब देखो इंटीग्रिटी सब हमने खुद बोला, इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, हम क्या ब्रदरहुड की बात किए, ये ब्रदरहुड कब रहेगा, जब क्या होगा, इंडिया में इंटीग्रिटी हो, तभी तो ये ब्रदरहुड हो सकता है। तो मैडम सोनिया गांधी के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था, इसलिए ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। इज इट ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो प्रियम्बल से 3 केस को याद रखना। बेरूबली केस 1960, क्या बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद केशवानंद भारती केस, जिसका जजमेंट कब आया, 24 अप्रैल 1973 को, इसने क्या बोला, यस कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने क्या बोला, केशवानंद भारती केस से एक स्टेप और आगे मूव किया और क्या बोला, हाँ प्रियम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और प्रियम्बल में भी क्या हो सकता है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 अमेंडमेंट कर सकते हैं, बशर्ते जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इसलिए मैडम सोनिया गांधी आज तक प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत क्या हुआ, 3 वर्ड को ऐड किया गया, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
नहीं ना। इसके बाद देखो, यहां तक समझने के बाद देखो, ये जो जस्टिस है, लिबर्टी है और इक्वलिटी है, ठीक है, ये सब कहां से आया? ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ड है। इसको हम लोग कहां से लाए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लाए, ठीक है, किसी को दिक्कत? और ये जो सोशलिस्ट है, ये कहां से आया? यूएसएसआर से आया, ठीक है। ये जस्टिस और सोशलिस्ट ये कहां से आया? यूएसएसआर से आया। और लिबर्टी वर्ड हम लोग कहां से लाए? लिबर्टी वर्ड हम लोग कहां से लाए? फ्रांस रिवॉल्यूशन से। इज इट ओके? यहां तक किसी को दिक्कत? तो देखो, इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडियन जो हमारा प्रियम्बल, उसका फीचर क्या है? हमारे इंडियन प्रियम्बल का फीचर्स क्या है? हमारा जो प्रियम्बल है उसका फीचर्स क्या है? ठीक है, तो फीचर्स हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या? नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, ये क्या जस्टिसिएबल है? इसका प्रोटेक्शन कौन करता? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32। और जब स्टेट की बात करें, और जब स्टेट की बात करें 262, ठीक है, 262, ये सब क्या प्रोटेक्शन करता है? किसका? हमारे फंडामेंटल राइट का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 क्या? जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। और ये क्या कर रहा? हमारे फंडामेंटल राइट को जस्टिसेबल बनाता है, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता हो, कर्टेल होता हो, आप क्या सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपके प्रियम्बल में से, इस प्रियम्बल के किसी भी पार्ट का अगर कर्टेल किया जाए, छीन लिया जाए आपसे, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का हेल्प नहीं ले सकते। इसलिए जो हमारा प्रियम्बल है क्या? नॉन जस्टिसिएबल है। उसके बाद क्या है? अमेंडेबल है। क्या है? अमेंडेबल है, बशर्ते अमेंडमेंट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? आर्टिकल 368 के मदद से, सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग ना हो तो, ठीक है। और क्या है? हाँ, ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। किसके केस के अकॉर्डिंग टू? एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के तहत। ये पूरे क्या था? आज का जो लेक्चर था, पूरे हमने क्या देखा? पूरे डिटेल में हमने क्या पढ़ा? इंडियन जो हमारा प्रियम्बल है उसके बारे में अध्ययन किया। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के हम लोगों ने पढ़ा। इससे ज्यादा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ओके, थैंक यू एंड आई होप यू ऑल एंजॉय माय क्लास। मैं उम्मीद करता हूं आप सब हमारी क्लास को एंजॉय किए होंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।